इकोनॉमिक टर्म से जुड़ी हुई यहाँ पे आपकी जो क्लास होगी। तो इकोनॉमिक टर्म्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके लिए कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिन पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? जो आपके यहाँ पे सीटेट के एग्जाम में आते भी कई बार छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, लेकिन अगर नाम ना पता हो, मतलब ना पता हो, तो दोस्तों वो नंबर चला जाता है। हाँ जी, दीक्षा जी, गुड इवनिंग सभी का। दोस्तों स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों आपके लिए इकोनॉमिक के जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के यहाँ पे दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, यानी कि शब्दावली। शब्दावली की अगर दोस्तों बात की जाए तो यही मेन इकोनॉमिक्स से आती है। ठीक है, लक्ष्मी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। यहाँ पे सभी भावी टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कभी आप भी यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो अब तब तक तो शायद मेरे ख्याल डिजिटल बोर्ड भी चल जाएगा, राइट? सरकारी स्कूल में क्या लगता है आप लोगों को, डिजिटल बोर्ड्स आएंगे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट टर्म्स लगता है आएंगे कि अभी तक? अभी बहुत टाइम है इसके लिए, कई साल है अभी, 20-30 साल लग जाएंगे। 20-30 साल के मैं तो कहूँ 50 साल कहीं ऐसा ना लग जाए। ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि सरकारी स्कूलों में भी आपको जो है यहाँ पे बढ़िया एकदम ही डिजिटल बोर्ड वगैरह मिल जाए। क्योंकि दिल्ली वगैरह की अगर बात की जाए तो दिल्ली वगैरह में तो वहाँ पे ये शुरुआत कर दी जा चुकी है, राइट? तो हो सकता है मे बी। हाँ, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आज हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले मुझे बता दीजिए, अगर आपको यहाँ पे किसी भी पीडीएफ से लेकर कोई आपको समस्या हो, कोई वीडियो से जुड़ी हुई कोई आपको यहाँ पे परेशानी हो, या ऐसी कोई भी चीज, राइट, अगर हो तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने पढ़ा होगा वो होता है आपके लिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट। क्या होता है आपके लिए? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसको हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉक मार्केट लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? स्टॉक मार्केट। हाँ जी, अंजलि जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। तो अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट, तो एक स्टॉक मार्केट में आपने कभी एक शब्द सुना होगा दोस्तों, इसी में से एक शब्द एक और निकल के आता है, शेयर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, शेयर, राइट? जैसे चार दोस्त बैठे हैं और हमारे पास अगर यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, एक रोटी है, राइट? तो एक रोटी होगी तो चार दोस्त होंगे यहाँ पे आपके लिए, तो उसे क्या करोगे? डिवाइड करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा। क्या होता है यहाँ पे आपके लिए? कंपनी का हिस्सा। तो अगर किसी भी दोस्तों कमर्शियल कंपनी का जो हिस्सा होता है उसको शेयर कहा जाता है। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों बात करें तो इसी स्टॉक मार्केट में आपको बॉन्ड भी मिल जाए। बॉन्ड, बॉन्ड किसके लिए होते हैं? बॉन्ड होते हैं उधार देने के लिए। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो आपको यहाँ पे एक और शब्द मिल जाएगा फॉरवर्ड के नाम से। फॉरवर्ड कह दें या कह दें फ्यूचर, ये दोनों दोस्तों यहाँ पे जो आप नाम पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर, ये भी दोस्तों इसका मतलब होता है उधार। बस कोई निश्चित समय पे दे रहा है, कोई यहाँ पे निश्चित तारीख पे आपके अलावा दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, शेयर है, बॉन्ड है, फॉरवर्ड, ठीक। अब मुझे जरा बताइएगा, अगर मैं कह दूं दोस्तों यहाँ पे आपसे कि आपने जो है कई सारी वैरायटी के यहाँ पे अगर आपने पक्षी अपने पास इकट्ठे कर रखे, ठीक, ये पक्षी ही माने जाएंगे। अगर कई सारे पक्षी आपके सामने इकट्ठे हैं, शेयर के, शेयर नाम का पक्षी है, बॉन्ड नाम का है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर, तो मुझे बताइए क्या मैं इसको स्टॉक कह सकता हूं कि नहीं? मतलब कई सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके रखी, तो क्या मैं इसको यहाँ पे स्टॉक शब्द यूज कर सकता हूं कि नहीं? केवल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर आपको लगता हो तो हाँ कहिएगा, नहीं लगता है तो नो कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक, चलिए दीक्षा जी ने जवाब दे दिया है, बाकी लोग देखें आप लोग क्या राय होगी यहाँ पे। इसको मैं क्या कह दूं आपके लिए? इसको मैं स्टॉक कह दूं, राइट? स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक ऐसी टोकरी जिसमें कई सारे आपके लिए फल भरे हुए, तो ये वही फल हैं दोस्तों। और चूंकि फल कई सारे हैं तो इसको स्टॉक मार्केट कहा है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। इस शब्द में आपको कोई परेशानी तो नहीं है स्टॉक मार्केट में, राइट? आप केवल इसी से जुड़े हुए दो चीजें और जानिएगा कि यहाँ पे अगर कभी भी, गुड इवनिंग गरिमा जी स्वागत है आपका क्लास में, अगर इससे जुड़े हुए दोस्तों दो शब्दों के बारे में अगर बात की जाए आपसे स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट में प्यारे साथियों आपके लिए दो टर्म्स आते हैं, एक होता है बीएसई और दूसरा होता है एनएसई। ठीक, तो एक जो बीएसई होता है दोस्तों, इसको यहाँ पे फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक और ई से एक्सचेंज। इसी तरह से यहाँ पे आपसे एनएससी से सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप कह देना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये तो केवल दो शब्द हुए आपके लिए, राइट? सर एक बार प्लीज रिपीट कर, जरूर एक बार हमेशा आपके लिए यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। लेकिन अब पहले मैं अपनी बात जरा आपको बता दूं, तो दोस्तों ये जो बीएसई आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई। बीएसई की स्थापना 1875 में की गई थी। तो मुझे बताना सिर्फ एक चीज,
तो अगर 1875 में की गई होगी तो क्या ये आपके लिए दुनिया का सबसे पुराना यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हो जाएगा शेयर मार्केट, या एशिया का सबसे पुराना मार्केट बनेगा? ये सबसे पुराना मैं कहां पे लिख दूं अगर 1875 में हुई होगी तो? ये सबसे पुराना स्टॉक मार्केट किसका कहा जाएगा, एशिया का या फिर दुनिया का? ऑप्शन नंबर 1 है एशिया, ऑप्शन नंबर 2 है विश्व। ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर एशिया होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे विश्व होगा, राइट? तो प्यारे साथियों यहाँ पे नोट कीजिएगा पहले तो आप लोग राइट आंसर, ये जो है आपका 1875 में था, और ये था आपके लिए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट। ठीक है, नंबर 1 चीज। अच्छा, नंबर 2 चीज, यहाँ पे आखिरकार अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोगों ने प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टॉक, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, राइट? तो स्टॉक मार्केट का आखिरकार मतलब क्या होता है? तो ये ठीक आपके लिए दोस्तों एक जनरल स्टोर की तरह है, जनरल स्टोर, जहां पर आपको अपनी जरूरत का हर एक सामान मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक जनरल स्टोर के पास भी अपना स्टॉक होता है, इसी तरह से स्टॉक मार्केट के पास भी अपना स्टॉक होता है। उसमें शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं और फॉरवर्ड फ्यूचर को रखा जाता है। जहां शेयर का मतलब होता है हिस्सा एक कंपनी में, इसी तरह से बॉन्ड का मतलब होता है आपके लिए उधार लेना, और फॉरवर्ड फ्यूचर ये भी एक प्रकार के उधार है, बस इनमें आपके लिए समय और तारीख निश्चित। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। टेक योर 10 सेकंड्स, ये 10 सेकंड्स आपके सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपको रिवीजन का मौका मिले, ताकि आपको फिर से यहाँ पे एक बार सवाल को पूछने का मौका मिले। क्लियर हो तो बता दीजिएगा, अगर समझ में आ चुका हो, क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। सर स्टार्टिंग हैंडिंग स्टॉक मार्केट ही है, स्टार्टिंग हैंडिंग, स्टार्टिंग हैंडिंग क्लियर नहीं, वर्ड क्लियर है ना? थोड़ा सा उसको वर्ड को थोड़ा और आप बताइए, स्टार्टिंग हैंडिंग का मतलब क्या है? स्टार्टिंग हैंडिंग वर्ड बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आप वर्ड को यहाँ पे देख लीजिए, देख के बताइएगा, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए बीएससी हो गया, दूसरा आपके लिए एनएससी। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए और भी कई सारी शब्दावली, इसी शब्दावली के दोस्तों खजाने में आपके लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग रिटेल बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग भी कई प्रकार की है, एक रिटेल बैंकिंग होती है, नोट कीजिएगा, रिटेल बैंकिंग, इसको हिंदी में कुछ इस तरीके से रिटेल, अथवा हम लोग फुटकर बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। एक रिटेल होती है, एक फुटकर होती है। स्टार्टिंग हेडिंग, स्टार्टिंग हेडिंग एनएससी की फाउंडेशन कब हुई थी? 1992 में दीक्षा जी। अच्छा, फिर से समझा दें जरूर आपका जी। तो यहाँ पे देखो आपके लिए बस मैं नाम लिख दूं जरा, एक रिटेल बैंकिंग होती है, एक आपके लिए मर्चेंट बैंकिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेंगी, जिन चीजों को आज तक आप लोग केवल यहाँ पे सुनते आए थे, मगर उनका मतलब कुछ और होता था, वो आज आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग हो गई। मर्चेंट बैंकिंग के अलावा यहाँ पे आपके लिए, वेट अ मिनट, हाँ, एक आपके लिए डेवलपमेंट बैंक भी होता है, एक आपके लिए डेवलपमेंट बैंक भी होता है, ये भी बता देते हैं। होता तो बहुत कुछ है, ठीक है, चलो एक नाम और लिख देते हैं, एक एक करके बताते जाएंगे। बैंको श्योरेंस, बैंको श्योरेंस। ठीक है, घबराइएगा नहीं, सब आपको मतलब समझ में भी आएगा, और फिर आपको उसको बाद में आपको उपयोग भी करने को मिलेगा। अच्छा देखिए, अगर मैं कहूं आपसे हेडिंग का यहाँ पे एक स्टार्टिंग हेडिंग, देखो हेडिंग एक शब्द तो होता है, लेकिन स्टार्टिंग हेडिंग मैंने नहीं सुना है। हेडिंग तो एक शब्द होता है, हेडिंग का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, हेडिंग। ठीक है, तो वो तो मैंने सुना है गरिमा जी, राइट? तो वो तो स्टॉक मार्केट का शब्द है। स्टार्टिंग शायद मेरे ख्याल से मुझे इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे आपका जो शब्द है। ठीक है, चलिए एनएससी का मैंने जवाब दे दिया, इस पे इसके फिर से आपका रिपीट करना था। तो देखिए, बीएससी और एनएससी दो ऐसे आपके स्टॉक मार्केट की जगह है जहां से आप शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और ये एशिया का इसीलिए सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कहा जाता है। वहीं अगर प्यारे साथियों बात करें एनएससी के बारे में, तो यहाँ पे साल याद रखिएगा 1992। 1992 में आपके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दोस्तों स्थापना की जाती है, और ये यहाँ पर दोस्तों पहला, नोट कर लीजिएगा, इसमें एक चीज और नोट कीजिएगा, ये पहला कंप्यूटरकृत, कंप्यूटरकृत आपका स्टॉक एक्सचेंज था भारत का। कंप्यूटरकृत या स्टॉक एक्सचेंज था आपके लिए भारत। शायद अगर आप तारीख पे अगर नजर डालें, अगर आप साल पे नजर डालें, तो इस साल पे यहाँ पे एक मूवी भी बनी है, नाम याद है? इसी के नाम पे बनी थी, 1992 लिखा था, आगे एक शब्द लिखा हुआ है, और वो घोटाले का शब्द था। हाँ, चलिए याद आए तो बताइएगा, चलिए रिपीट कर दिया है, अभी भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए। तो अब देखिए, बात करें आपसे रिटेल बैंकिंग के बारे में,
तो रिटेल बैंकिंग होती है दोस्तों यहाँ पे आपकी वो बैंकिंग जो हम और आप सामान्य रूप से हमारे लिए मिली, राइट। सामान्य बैंकिंग का मतलब कि यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सामान्य सा एक व्यक्ति होगा, सामान्य सा व्यक्ति होगा, और वो दोस्तों यहाँ पे उसको अपना खाता, बचत खाता खुलवाना होगा, इंश्योरेंस करवाना होगा। तो ये होती है रिटेल बैंकिंग, फुटकर वाली, राइट। जैसे अगर बात करें आपसे तो जनरल स्टोर, जनरल स्टोर में क्या, कोई भी आएगा, गरीब भी आ जाएगा, अमीर भी आएगा, वो अपना सामान लेके चला जाएगा, वही आपकी बैंकिंग रिटेल बैंकिंग कही जाती है। इसका एक उदाहरण केवल लिख देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। एसबीआई, एसबीआई जो है प्यारे साथियों, ये आपके लिए यहाँ पे रिटेल बैंकिंग की सबसे बड़ी चेन है और भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए मर्चेंट बैंक। क्या है आपके लिए यहाँ पे? मर्चेंट बैंक। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर रिटेल बैंकिंग को हम लोग एक शब्द और देते हैं, जरा वो जान लीजिएगा। इसको यहाँ पे हम लोग आपका पर्सनल बैंकिंग, जैसे हम लोग के लिए भाई अपने लिए अलग कार्ड भी बन जाते हैं आजकल, पता है आजकल आपके क्रेडिट कार्ड भी आपके हिसाब से बन जाते हैं, मतलब आप उसमें अपनी फोटो भी लगवा लो, कुछ भी बनवा लो, वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल बैंकिंग या फिर इसको हम लोग यहाँ पे आपका जो है बैंकिंग आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। पर्सनल बैंकिंग के नाम से भी आपको इसको जाना जाता है, ठीक है। पर्सनल बैंकिंग कह दो या कंज्यूमर बैंकिंग कह दो, आप दोनों में से कोई भी शब्द आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात। अच्छा, अगर बात करें मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, ये थोड़ी सी अलग। क्यों? क्योंकि ये आपका जनरल स्टोर नहीं, ये थोक का, थोक, ठीक है। मुझे बताइए, आपके शहर में आसपास कोई थोक का मार्केट है क्या? आपके यहाँ पे कोई थोक का मार्केट है? एक थोक शब्द का मतलब क्या होता है? एक अगर थोक मैंने कह दिया, थोक, थोक माने डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक थोक शब्द का मतलब होता क्या आपके हिसाब से? हम्म, है, राइट। तो यहाँ पे थोक शब्द का मतलब होता है आपके लिए कोई भी चीज सस्ती होना। तो कहते हैं कि भाई थोक में है तो कम रेट पे मिल जाएगी, कम रेट पे मिलेगी। क्यों मिलेगी कम रेट पे? क्योंकि आप उससे ज्यादा संख्या में ले रहे हो, इसलिए कम रेट पे दे रहा है, सीधी सी बात। रिटेल क्यों महंगा है? क्योंकि आप उससे कम संख्या लेते हो, संख्या की वजह से सारा खेल है। अगर सामान ज्यादा बिकेगा तो वो सस्ते पे भी देने को तैयार है, क्योंकि उसको रकम उतनी ही मिल रही, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो थोक की मार्केट होती है, ठीक। अब मुझे बताओ, आपने मान लो यहाँ पे आईसीआईसीआई नाम नाम का अपना मर्चेंट बैंक खोल लिया। अब आपको अगर थोक की बैंकिंग करनी है तो जाओगे कहाँ? कोई सोच पाएगा? चलिए एक इनोवेटिव यहाँ पे आइडिया निकाल के दिखाइए। कहाँ पे जाओगे अगर आपको थोक का मार्केट करना है, थोक में अगर अकाउंट खुलवाने, तो कहाँ जाओगे आप? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपके थोक में आपके खुल भी जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा? और है कौन सी जगह है वो? कोई नाम, कोई शब्द? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए टाटा, राइट। टाटा का नाम सबने सुना होगा। टाटा में कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूं अमूमन आपके लिए 500 लोग काम करते होंगे एक फैक्ट्री में, 500 तो करते ही है एक फैक्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर वो 500 लोग काम कर रहे हैं आपके, तो उनकी सैलरी भी बनती होगी। अब सोचो, अगर आपको 500 लोगों का ऑर्डर मिल जाए, तो 500 लोगों के अकाउंट आपके बैंक में, 500 लोगों के अकाउंट का पैसा आपके बैंक में, और इसके अलावा वो हो सकता है कि यहाँ पे कोई बचत बैंक भी आपके यहाँ खोल ले, राइट। तो यहाँ पे प्यारे साथियों इसको कहा जाता है थोक मार्केट। जब यहाँ पे आईसीआईसीआई क्या करता है, किसी भी एक बैंक कंपनी के पास जाता है और कहता है कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ पे अकाउंट खुलवा लो, आपके जितने भी 10,000 20,000 लोग होंगे वो हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाएंगे, हम उनको यहाँ पे सस्ते में उनका यहाँ पे कई सारे और भी काम करवाएंगे। तो इसको प्यारे साथियों हम लोग यहाँ पे आपका थोक का यानी कि आपके लिए मर्चेंट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके लिए डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विकास बैंक। अच्छा, विकास बैंक से आप लोग क्या समझते हैं? विकास मतलब क्या आपकी? विकास मतलब पूरे समाज का विकास, या विकास मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज का विकास? भाई देखो, तो बाकी सारे भी तो विकास ही कर रहे हैं, वो कौन सा यहाँ पे जो है अविकास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आखिरकार विकास का मतलब क्या है? किसी एक सेक्टर का मतलब। मर्चेंट का हिंदी मतलब होता है दुकानदार, मर्चेंट का मतलब होता है दुकानदार। तो जो बैंक दुकानदार के लिए काम करे, जो बैंक व्यापार के लिए काम करे, वो मर्चेंट बैंक, ठीक है। लक्ष्मी जी, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें आपसे, तो डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है किसी एक सेक्टर के लिए समर्पित, किसी एक सेक्टर अथवा किसी एक विशेष क्षेत्र पे अगर दोस्तों वो यहाँ पे कार्य करती है, तो वो होता है डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, राइट। विकास के लिए पैसा, ठीक है मुझे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए पहला एक उदाहरण देते हैं, सबसे बेसिक, आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा,
जैसे आप लोगों ने यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो आपने सबने नाबार्ड का नाम सुना होगा, नाबार्ड। नाबार्ड नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट। तो प्यारे साथियों, अगर मैं कह रहा हूं आपसे यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आखिरकार ये किस विशेष क्षेत्र के लिए बनाई गई है? सोचिए तो, नाबार्ड जो है दोस्तों, ये आपके किस विशेष क्षेत्र के लिए बनाई गई? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो जरा सोच के बताइएगा इसकी स्थापना दोस्तों आपकी किस चीज के लिए की गई? ऑप्शन नंबर 1, केवल किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर 2, किसान और उसके गांव के लिए। ऑप्शन नंबर 3, किसान, गांव और शहर के लिए। कौन सा ऑप्शन चुनना आप पसंद करें? यहाँ पे अगर नाबार्ड की स्थापना की गई हो तो किसके लिए की गई? कृषि, फार्मिंग, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों ने शायद नाम ना सुना हो तो यहाँ पे आप लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, राइट? किसान क्रेडिट कार्ड कई बार सुना होगा। उससे यहाँ पे किसान जो है 2 लाख 3 लाख तक का लोन ले सकता है अपनी खेती के लिए। तो ये जो आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी आपका नाबार्ड देगा। इसके अलावा अगर किसी गांव में आपके लिए दोस्तों लैंप लगनी है, आपका कोई काम होना है विकास, वो भी नाबार्ड ही पैसा देता है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि संपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए, नोट कीजिएगा, संपूर्ण ग्रामीण विकास का जो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है वो आपका नाबार्ड के द्वारा सरकारी कार्यों के विकास के लिए बनाया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जरा क्विकली देख के मुझे बताइएगा कि आपके लिए यहाँ पे आर का फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड, क्विकली, जितनी जल्दी बता पाए। नाबार्ड में आर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए कौन कितनी जल्दी लिख सकता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले गरिमा जी का आंसर, फिर लक्ष्मी जी का, फिर अमीक्षा जी का आया है। हाँ जी, क्विकली, और बाकी सब लोग तो भी, हाँ ठीक है, दीक्षा जी का राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, जैसा लिखा वो ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अर्पिता जी का राइट आंसर आ चुका है, शाबाश। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हो जाएगा आर फॉर रूरल। हो गया याद? एक बार में याद हो गया, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये तो 3 प्रकार की बैंक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट बैंक के बारे में, पहले उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कभी भी आपसे यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक क्रिएट, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बैंक इंश्योरेंस हो सकता है अगले पेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कहते हैं आपसे कभी भी डेवलपमेंट बैंक, तो डेवलपमेंट बैंक में एक और बैंक होता है जो यहाँ पे आपके घरों को बनाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें गरीबों के लिए घर बनाना है। अब भैया एसबीआई से तो तुम हर समय लोन लोगे नहीं, तो उसके लिए दोस्तों विशेष एक आपकी यहाँ पे दोस्तों संस्थान है एनएचबी के नाम से। इसको यहाँ पे हम लोग आपका नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको हम लोग यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से इसको यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक, ये किसके लिए बनाया गया था? ये आपके दोस्तों घरों को यहाँ पे बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए आपका एनएचबी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे जब आपको दोस्तों कोई व्यापारी, समझिएगा, कोई व्यापारी है, 2 तरह के व्यापारी। एक है जिसका विदेश में दोस्तों यहाँ पे आयात निर्यात का काम, जिसका यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, आयात और निर्यात का काम। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे जो घरेलू आपका छोटा व्यापारी, घरेलू जो आपके लिए छोटा व्यापारी है। भाई बड़े व्यापारी को क्या जरूरत है पैसे, वो अपना खुद से उसका बैंक होगा। क्या आप लोगों ने शायद सुना ना हो, यहाँ पे जैसे अक्षय कुमार है, ठीक है, एक बार अक्षय कुमार ने मजाक मजाक में भले ही कहा हो, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बिल्डिंग में एक बैंक, और वाकई में उनकी बिल्डिंग में एक बैंक है। तो उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि उनका सारा पैसा उसी बैंक में होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो बैंक ही में है। ठीक है, समझ रहे हो पैसा कितना होता है? ठीक है, इतना पैसा होता है कि वो बैंक ही उनका हो जाता है। ठीक है भाई, अगर किसी के पास मान लो कि 30-40 करोड़ रुपया है, ठीक है, तो बैंक ही पूरा खरीद लेगा। ये है, ठीक है। हाँ, तो ये बात है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे घरेलू, घरेलू का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? जो घरेलू छोटे व्यापारी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो विदेशी आयात निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका काम होता है, उनको परेशानी ये होती है कि कोई उनको गारंटी देने वाला गारंटर नहीं होता। मान लो सामान भेज दिया, पैसा ना मिला, मान लो उन्होंने सामान मंगाया और यहाँ पे सामान खराब निकल गया, दोनों तरीके की समस्या है। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो बैंक बनाया गया है उसको हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं। एग्जिम बैंक का निर्माण किया गया था। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसको हम लोग यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते
इसी तरह दोस्तों अगर बात करें छोटे व्यापारी बेचारे ठेला खोमचा वाले, ठीक है, आपके यहाँ पे रेडी लगाने वाले, राइट, अब इनकी समस्या पैसे, अब इनको कौन पैसा दे? भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आयात निर्यात वालों को देगा, और तो किसी को दे नहीं सकता। एसबीआई जो है नॉर्मल कस्टमर को देगा, तो छोटे व्यापारियों को देगा, घाटा नहीं खा जाए। तो इसके लिए भी इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक संस्थान का निर्माण किया गया, नोट कर लीजिएगा, सिडबी, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे सिडबी के बारे में, तो सिडबी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपके लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा फुल फॉर्म सिडबी का। और सिडबी का ये दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे ये छोटे मोटे जो व्यापार होते हैं, चाहे वो आपके लिए ठेला हो, खोमचा हो, या हो आपके लिए यहाँ पे कोई भी छोटा सा दुकान, तो उसके लिए यहाँ पे आपके जो है हम लोग जो है इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कुछ चीजें फिर से रिपीट करनी हो, ना समझ में आई हो, पिछले पेज में कोई डाउट हो, टेक योर 10 सेकंड्स, आराम से 10 सेकंड्स लीजिए, फिर मैं आपको एक और टॉपिक बताऊँ। टॉपिक बहुत है, टॉपिक बहुत होते हैं। हाँ जी, अभी इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए आप। अच्छा, एक चीज और है, इसको ना आप लोग अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपने इतने भी याद कर लिए ना, तब भी आपका यहाँ पे जो है एग्जाम आराम से। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद आप सबका। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए हो गया यहाँ पे एनएचबी, व्यापारी और सिडबी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के लेते हैं यहाँ पे आपके लिए एक मॉडर्न करेंसी है। करेंसी का नाम है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बिटकॉइन। यहाँ पे एक्चुअली में तीन शब्द है आपके लिए, एक बिटकॉइन शब्द है, और एक है आपके लिए क्रिप्टो करेंसी। एक क्या है आपकी? क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, एक है क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक, तो मुझे बताइएगा कि अगर आपको कभी भी 10,000 रुपए रखने हो तो आप कहाँ पे रखते हो? सुरक्षित रखने हो तो आप लोग उस पैसे को कहाँ रखोगे? 10,000 रुपए, 10 है, 10 लाख मान लो, कहाँ पे रखना पसंद करोगे? अपनी जेब में रखोगे आप, या फिर जो है खुले में रख दोगे, या फिर उसे जो है किसी ताले में बंद करके रखोगे, जैसे बैंक हो गया, या मान लो आपकी अलमारी हो गई, वहां पे रखना पसंद करोगे, राइट? बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बैंक में क्यों रख रहे हो? क्योंकि वहां ताला लगा हुआ है, राइट? तो इसी तरह से जब हमारे पास कोई दोस्तों ऑनलाइन करेंसी होती है, ऑनलाइन ऑनलाइन जो हमारे पास मुद्रा होती है आपकी, ये मुद्रा क्या है? एक प्रकार से ये एक प्रोग्राम है, यह है आपके लिए प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को दोस्तों यहाँ पे कोई भी हैक कर सकता है, राइट? ये ठीक वैसे ही है दोस्तों, जैसे आपके यहाँ पे हाथ में पैसा रखा रहे तो कोई भी उठा सकता है, ठीक? तो ये प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में अगर दोस्तों मैं अपना एक पासवर्ड टाइप का कोई प्रोग्राम यहाँ पे लग, जिससे वो सुरक्षित हो जाए, कोई भी उसको हैक ना कर सके, अनहैकेबल हो और सुरक्षित रूप से उसका उपयोग किया जा सके, तो ऐसे पासवर्ड वाले ऑनलाइन मुद्रा वाली प्रोग्राम को हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, वो देखते नहीं हो आजकल जो टक 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 लगे रहते हैं, वो यहाँ पे वो क्या नाम है, C++, ये वो ठिकाना फलाना, तो उसमें उन्होंने जो प्रोग्राम बना दिया, उस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे एक ऑनलाइन मुद्रा कहा जाए, उसकी वो खरीद फरोख्त करते हैं। अब चूंकि कोई भी हैक कर सकता है उसको, तो उसके लिए उसमें पासवर्ड डाल दिया जाता है। तो क्रिप्टो का मतलब ही होता है पासवर्ड, और करेंसी मतलब आपने उस प्रोग्राम को लेन देन किया तो हो गया आपकी करेंसी। इसीलिए देखो यहाँ पे हर एक नई कंपनी अपनी मुद्रा बना लेती है, क्यों? क्योंकि भैया वो सिंपल सा प्रोग्राम है, केवल उसको यहाँ पे सुरक्षित रखना है। बोलिए, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन जो है ये एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्जाम्पल और नोट कीजिएगा, लिब्रा। हालांकि अब तो टेस्ला के द्वारा भी यहाँ पे आपके लिए जो है डॉग कॉइन एक यहाँ पे जारी किया गया है, नोट कीजिएगा, डॉग कॉइन। ये भी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और ये हो गया आपके लिए बिटकॉइन। अच्छा, इसी में आपके लिए यहाँ पे एक शब्द आता है, जरा नोट कीजिएगा, डाटा माइनिंग। ये शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन आजकल जो है कई कंपनियां इसी से पैसा कमाती, इसी से पैसा कमाती, ठीक? कैसे, जरा समझिएगा। यहाँ पे मुझे दो नाम चाहिए होंगे वॉलंटियर के रूप में, इसके नाम मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, कोई दो नाम मुझे वॉलंटियर कर दीजिए। नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स। हाँ जी, कौन यहाँ पे लिखवाना पसंद करेगा? ठीक है, लक्ष्मी जी ने कहा है कि मैं उनका नाम लिख दूं। एनीवन एल्स? कोई और नाम? हाँ ठीक है, दीक्षा जी ने कह दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए, पहले दीक्षा जी ने और लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, पहले आप दोनों का ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इधर दीक्षा जी हैं और इधर लक्ष्मी,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ये हो गई दीक्षा जी और ये हो गई आपकी लक्ष्मी जी, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए, अब मान लीजिए दीक्षा जी ने यहाँ पे अपना पैसा दिया, यानी रुपया दिया, कितना लगभग 100 रुपया दिया, ठीक। और यहाँ पे लक्ष्मी जी से एक जो है आपका बिटकॉइन खरीद लिया, एक बिटकॉइन क्या कर दिया, खरीद लिया, ठीक। फिर दीक्षा जी ने इसी बिटकॉइन को यहाँ पे फिर से बेच के फिर से रुपया कमा लिया, आपकी बार उन्होंने 150 रुपया कमा लिया इसी एक बिटकॉइन को यहाँ पे गरिमा जी को देकर, समझिएगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुल 3 लोगों का ट्रांजैक्शन है दोस्तों, केवल एक बिटकॉइन के लिए। बोलो, 3 लोगों का नाम आएगा, 3 लोगों ने कैसे ट्रांजैक्शन किया, वो पूरा डाटा आएगा, राइट। तो यहाँ पे इस डाटा को भी प्रोग्राम में बदलना, तभी वो क्रिप्टो बन पाएगा, वरना वो क्रिप्टो नहीं रहता। तो ये जो यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन था, समझिएगा, ये जो आपका लेन देन था, ये जो आपका ट्रांजैक्शन था, इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में सुरक्षित करना, इसको यहाँ प्रोग्रामिंग में आपका सुरक्षित करना, इसी को प्यारे साथियों हम लोग आपका यहाँ पे डेटा माइनिंग कहते हैं। और इसके लिए आपको पैसा भी मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, थोड़ा नहीं मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। मैंने बताया ना, कई कंपनियां खड़ी हो गई हैं इसी डेटा माइनिंग का काम करके बिटकॉइन। बिटकॉइन भले यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन कई कंपनियां तो केवल यही काम करती हैं, बस कुछ नहीं करवाती, वो यहाँ डेटा माइनिंग करवा रही हैं, ठीक है। कई सारे यहाँ पे आपके जो हैकर्स टाइप के हैं, वो आप एक बार आप लोगों ने यहाँ पे नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आप लोगों ने? तो अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ था, वो डेटा माइनिंग वाली कंपनी में ही उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उनका जो है फिर बाद में डूब गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे ये बात हो गई यहाँ पे आपके लिए क्रिप्टो करेंसी, डेटा माइनिंग, बिटकॉइन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, अगला अगला यहाँ पे टॉपिक ले लेते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए एक बार। अगला टॉपिक यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, रिपीट करते हैं फिर से, जरूर लक्ष्मी जी, तो सर समझिएगा। यहाँ पे एक्चुअली में आपके जो एक बिटकॉइन है, ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग ही तो है, राइट। अब उस प्रोग्रामिंग का, वो प्रोग्रामिंग कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, उसके लिए भी एक प्रोग्रामिंग चाहिए, ठीक। किसने लिया, किसने नहीं लिया, किसने कितना रुपया दिया उसके बदले में, इसकी भी एक यहाँ पे पूरा डाटा चाहिए। तो उस डाटा को माइन करना, मतलब उस ट्रांजैक्शन को प्रोग्रामिंग में बदलना, इस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे डेटा माइनिंग कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, आपने दीक्षा जी को यहाँ पे अगर रुपया दिया और एक बिटकॉइन यहाँ पे दीक्षा जी ने आपसे ले लिया, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ ना। अब ये ट्रांजैक्शन की प्रोग्रामिंग बनाई जाएगी, और इसके लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को डेटा माइनिंग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कंपनियां पैसा लेती हैं, क्योंकि ये कोई तो काम करेगा, वही कंपनियां काम करती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी यहाँ पे आपकी बिटकॉइन। क्लियर हो गया आपको लक्ष्मी जी? क्लियर हो गया आपको? बता दें, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, बाकी लोगों को अगर कोई डाउट हो पूछ लीजिए। तो ये था, ठीक, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये तो हो गया बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और डेटा माइनिंग। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपके लिए यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? एक शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, जरा मुझे बताना इनमें से कौन सी चीजें जो शेड्यूल्ड बैंक में नहीं आती, कौन सी बैंक है जो इसमें शेड्यूल्ड बैंक में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे पहला हो जाएगा आपके लिए दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक। और तीसरा हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए फॉरेन, ठीक। ये आपके लिए यहाँ पे 3 नाम मैंने लिख दिए, बताइए इनमें से कौन सा बैंक है जो शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत नहीं आ सकता आपके अनुसार? हम्म कौन सा आंसर होगा, जरा फटाफट बताइएगा। ठीक है, एक लोग कह रहे हैं प्राइवेट होगा, बाकी लोग बताएं, अपनी राय दें, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके लिए? हम्म ठीक है, एक जवाब आया मेरे पास प्राइवेट, एक आया आपके लिए फॉरेन। कोई भी आंसर, आंसर जरूर किया कीजिए, वरना आपका रिवीजन जो है और थोड़ा बेहतर नहीं हो पाएगा। कौन सा आंसर होगा? हाँ जी, क्विकली बताएं। ठीक है, ठीक है। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे या तो फॉरेन होगा या प्राइवेट होगा, लेकिन हाँ, उन्हें ये चीज कंफर्म है कि पब्लिक सेक्टर तो शेड्यूल्ड बैंक में आता ही आता है। तो पहले बात करते हैं आखिरकार एक शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है, ये समझ। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे एक आरबीआई के द्वारा एक्ट बना है,
आरबीआई का एक एक्ट बनाया गया है, आरबीआई एक्ट 1934। और दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके कई सारे शेड्यूल्स हैं, जैसे आर्टिकल नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, इसी तरह से यहाँ पे आपके कई सारे शेड्यूल्स, और उसी में से दोस्तों यहाँ पे एक शेड्यूल है जिसका नाम है सेकंड शेड्यूल, जिसका नाम है सेकंड शेड्यूल। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे आपके उन्हीं बैंकों का नाम लिखा गया था जिनकी दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो पूंजी 5 लाख के ऊपर, ठीक, उनको यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक मान लिया। तो यहां पे दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और फॉरेन, ये तीनों पब्लिक आपके यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ के लेते हैं अगला। रिपीट करते हैं, जरूर अभी रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे आप लोगों ने आर्टिकल सुना होगा संविधान, ठीक है, आर्टिकल सुना होगा संविधान में, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इसी तरह से यहाँ पे जब आरबीआई एक्ट बनाया गया तो उसमें बजाय आर्टिकल रखने के उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल रख, उसका नाम रख दिया शेड्यूल। और इसमें से जो सेकंड शेड्यूल था, जो दूसरे नंबर का आपका शेड्यूल था, उसमें उन्होंने उन सारे बैंकों के नाम लिखे, मतलब उनको वैलिड कर दिया। तो उन बैंकों के नाम लिखे जिनकी 5 लाख से ऊपर कमाई थी। तो इसमें सारे बैंक आ गए थे, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन। तो इनको यहाँ पे हम लोग आज भी आपका शेड्यूल बैंक के नाम से लेते हैं। अब जितने नए बैंक बनते हैं यहाँ पे उनको वर्षों बाद में शेड्यूल बैंक बनाया जाता है, पहले वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में ही काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था, क्या उनको क्लियर हुआ या नहीं, एक बार कंफर्म कर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के यहाँ पे आपको एक और बढ़िया सा टर्म बताते हैं, निगेटिव इंटरेस्ट रेट। निगेटिव इंटरेस्ट रेट, अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए आपका कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए, आप गए, आपने जाकर के बैंक में जमा कर, ठीक, आपने जाकर के बैंक में जमा कर दी, तो बैंक आपको रिटर्न में कुछ देता है क्या? ऐसा कोई प्रथा है आप कि बैंक आपको रिटर्न में कुछ देगा? हाँ जी, बैंक आपको रिटर्न में दे, ऐसी कोई प्रथा है? हाँ जी, फटाफट बताइएगा। ऐसी कोई प्रथा है कि बैंक आपको कुछ रिटर्न में देता है क्या? अरे देता है भाई, क्या देता है? वो आपको रिटर्न में यहाँ पे ब्याज दर देता है। क्या देता है? ब्याज दर देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट देता है। भाई उसका पैसा जमा करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक, चलिए, तो वो तो इंटरेस्ट रेट दे दिया। लेकिन दोस्तों कई सारी ऐसी बैंकें हैं जो अपने पास पैसा रखने के लिए कस्टमर से पैसा लेती है, यानी उनसे इंटरेस्ट रेट वसूलती हैं। तो चूंकि उन्होंने यहाँ पे उल्टी नदी बहा दी, इसीलिए उसको यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपसे वसूला जाएगा पैसा अगर आप कस्टमर से पैसा अपने पास डिपॉजिट करवाएं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, बैंक ये चाहता है कि आप अपने पैसे को बाजार में रखें और उसको निवेश करें। बोलिए, ये था आपके लिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। इतना उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपकी नेगेटिव इंटरेस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों एक और टर्म। अगला टर्म है आपके लिए यहाँ पे ग्रीन बैंकिंग। अच्छा, एक ग्रीन बैंकिंग है, एक और बता देते हैं आपको। ग्रीन बैंकिंग के अलावा एक और होती है इस्लामिक बैंक। ठीक है, ग्रीन बैंकिंग के अलावा यहाँ पे हो जाएगी आपके लिए इस्लामिक बैंकिंग। एक ग्रीन बैंकिंग हो गई, एक हो जाएगी इस्लामिक बैंकिंग। अच्छा, दोनों में ही बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, एक ग्रीन बैंकिंग है, एक है आपके लिए इस्लामिक बैंक। ग्रीन बैंकिंग क्या होती है? ग्रीन बैंकिंग का मतलब है, जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दूं कि अभी हाल ही में फेसबुक आया। फेसबुक ने यहाँ पे दोस्तों क्लियर मैक्स की सहायता से आपका कर्नाटका में जो है एक आपका यहाँ पे पावर प्लांट लगाया। अब उसने लगाया था किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हेल्दी एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों उसको जो ये यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो पर्यावरण से आपकी प्रेरित जो चीजें हैं, जैसे आपको जंगल लगाना हो, सोलर प्लांट लगाना हो, विंड प्लांट लगाना हो, जो आपके पर्यावरण को अच्छा करे, तो वो जो लोन दिया जाता है उसी को यहाँ पे हम लोग आपका ग्रीन बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ग्रीन बैंकिंग दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्यावरण, यानी कि जो आपके लिए एनवायरमेंट होता है, राइट, आपके पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट से दोस्तों आपके लिए संबंधित होता है, ये आपकी ग्रीन बैंकिंग।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? कोई ऐसा जिसको यहाँ पे कभी क्लियर ना हुआ हो? आज माई नेशन बड़े यहाँ पे जो है शांत शांत से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हो जाएगा पर्यावरण, और पर्यावरण के अलावा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए एनवायरमेंट। ठीक है लक्ष्मी जी, क्लियर हो? तो यहाँ पे अब देखिए बात करते हैं इस्लामिक बैंक के बारे में। पहली बार सुन रहे होंगे इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक का मतलब क्या होता है जान लीजिए, शायद कभी काम पड़े। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने सुना होगा आज तक, तो कोई भी बैंक से आप जाके लोन ले लो, वो पहली बात कहता है कि भैया ये लोन हम 10% की दर पे देंगे, या 12%, या हो सकता है कई बार 20% की दर पे भी देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी बैंक अगर आपका यहाँ पे लोन आपको देगा, तो वो ब्याज दर जरूर देगा। लेकिन इस्लामिक बैंक इकलौती ऐसी बैंक है जहां पे कोई ब्याज नहीं होता, यहाँ पे ब्याज नहीं होता है, नो इंटरेस्ट रेट। ये ऐसी बैंक, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही 0 इंटरेस्ट रेट पे दोस्तों आपके लिए यहाँ पे लोन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये है इस्लामिक बैंक। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए जो है दोस्तों एक शब्द और होता है, उसको हम लोग स्कीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग यहाँ पे स्कीमिंग कहते हैं। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण दे देते हैं। स्कीमिंग में ये है आपके लिए, ये है आपके लिए यहाँ पर, ये है आपका एटीएम। आप इस एटीएम में गए, यहाँ पर आपका कीपैड बना था और यहाँ पे आपकी कार्ड की जगह थी। ठीक, स्कीमिंग बता रहे हैं आपको। ठीक है, सो ग्रीन बैंक लोन फॉर एनवायरमेंट होगा, हाँ पर्यावरण के लिए होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, अब आप जैसे किसने कहा था यहाँ पे अभी वॉलंटियर करने के लिए? 2 लोगों का तो वॉलंटियर हो गया था, अभी एक ने और कहा था शायद आप लोगों में से। अम, हाँ जी, ठीक है, चलिए गरिमा जी का यहाँ कर देते हैं आपकी बात। ठीक है, तो मान लीजिए गरिमा जी यहाँ पर, ठीक है, अब एक फोटो बनाएंगे, चलिए उसमें नाम नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप गए, आप लोग गए, आप, अच्छा ठीक है, फिर अगली बार अमीषा का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, आप गरिमा जी गई, इनके हाथ में कार्ड था। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है एक आपका जो है चोर भी बैठा हुआ था। ठीक है, चोर बैठा हुआ था यहाँ पे, चश्मा लगा करके, बढ़िया अपना काले चश्मा लगा के बैठा। तो जैसे ही गरिमा जी गई यहाँ पर, और उन्होंने अपना कार्ड यहाँ पे डाला, ठीक, और अपने नंबर प्रिंट किए, और पैसा जो है उन्होंने यहाँ पे आपका निकाल लिया यहाँ से। ठीक, और वो अपना जो है पैसा लेकर के चल दी, कार्ड भी उन्होंने अपने हाथ में। चोर ने देखा कि यहाँ से गई थी, वो तुरंत गया दोस्तों, उसके हाथ में भी एक कार्ड था, लेकिन वो कॉपी कार्ड था। कॉपी कार्ड का मतलब समझते हो? कि जो आपने कार्ड इंसर्ट किया, अगर ये उसने यहाँ पे फिट कर दिया, तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी वाली इस कार्ड में आ जाएगी। वो तो वो भी जाएगा यहाँ पे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, और यहाँ पे आपके अकाउंट से पैसा निकाल। इस चोरी को, इस यहाँ पे दोस्तों आपकी आइडेंटिटी, कार्ड की आइडेंटिटी चोरी को, आइडेंटिटी चोरी को हम लोग यहाँ पे आपका स्किमिंग के नाम से, ये है स्किमिंग। तो थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पे कई बार जो है कई लोग आपको फंस भी चुके हैं, उन्हें पता नहीं चला और उनके अकाउंट से पैसा निकल गया, वो सोचते हैं पासवर्ड की वजह से निकला ना। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप बैंकिंग करने जाएंगे, तो बैंकिंग के अंत में वो आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट जरूर पूछता है कि इसको कैंसिल कर दीजिए। तो वो जो है कैंसिल जरूर किया कीजिए, चाहे वो आपको मांगे या ना मांगे। तो वहां पे जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वो सब आपकी डिलीट हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए स्किमिंग। स्किमिंग क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्किमिंग क्या था? कॉपी कार्ड कैसे बन सकता है? ये क्या बात है, बचने के लिए पूछा जा रहा है कि करने के लिए? कॉपी कार्ड यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग, अरे मजाक। कॉपी कार्ड जो है आपके लिए ये जो है टेक्नोलॉजी होती है, एक्चुअली में मशीन होती है, पूरी कार्ड होल्डर की तरह होती है। उसमें जो है ये जो क्या करते हैं कि जो आपने इंसर्ट किया, ठीक है, तो आपके इंसर्ट करते ही कुछ यहाँ पे आपकी डाटा जो है वो मशीन कैप्चर करती है। तो वो उसी अगर मशीन में स्टोर रह गया, और मान लीजिए किसी ने अपना यहाँ पे कॉपी कार्ड लगा दिया, तो वो उसको यहाँ पे अपना रिकॉर्ड बना ले। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब चांसेस है आपके 90% कि आप बच जाओगे, बच सकता हो, ये भी जान लीजिए। अगर कोई बहुत माहिर होगा तो वो कर भी डाले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आपसे, यहाँ पे एक और शब्द आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर आपने यहाँ पे उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं दिया। आपने उस पैसे पे कोई भी टैक्स नहीं दिया, जैसे कई सारे व्यापारी,
भाई लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों है। अगर एक बार कभी यहाँ पे क्या पता नहीं सर, कानपुर में हम लोग गए थे, कानपुर में जो है आपके लिए, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वहां पे जो एक कपड़े की दुकान है कानपुर में, जो एक पूरा मार्केट है कपड़ों का, वहां पे जो कपड़े की एक दुकान है उसकी पूरी अपनी है, और वो अपने आप में पूरा मॉल है। समझ रहे, पूरा मॉल है वो अपने आप। मॉल का मतलब जितनी भी लगभग वहां पे जो आप मानेंगे नहीं तो 50 दुकानें हैं, 50, 50 से ज्यादा ही है। और वो सब उसी, और सिर्फ वो एक ही काम करता है, कपड़े का बिजनेस उसका, बस। इतने रईसदार, मतलब सोचो कितना पैसा होगा। और ऐसे उनके पास ऐसी दो जगह, एक फुटकर में एक थोक में। मतलब खरबपति इंसान, ठीक है, मतलब जिनके पास जो है एक तरीके से कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो ये होते हैं, पैसा ये होता है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो जो यहाँ पे अगर आपने पैसा लिया ऐसे लोगों ने और कोई टैक्स नहीं दिया, तो वो पैसा बन जाएगा आपके लिए काला धन। वो क्या बन जाएगा आपके लिए? काला धन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, यही जो आपके लिए काला धन होता है, इसी को दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है सफेद करने का प्रयास करो, इसे आप क्या करो, यहाँ पे सफेद करने का प्रयास करो, किसी निवेश अथवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए किसी अन्य इलीगल के माध्यम से। ठीक है, जैसे आपने सोना खरीद लिया फिर सोने को मार्केट में बेच दिया, तो ये जो है आपका, इसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, यानी अपने इलीगल पैसे को लीगल बना। तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मनी लॉन्ड्रिंग क्लियर हो गया होगा। मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया आपको? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, अब आपके देखिए नेक्स्ट जो टर्म आएगा, जरा ध्यान से पहले इसको सुनिएगा। नेक्स्ट टर्म जो है दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम लोग हाँ बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए अगला टर्म आ जाएगा, आप सबके पास कार्ड होते हैं, राइट। यहाँ पे एक कार्ड होता है आपके लिए जिसको आप लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हो, और दूसरा कार्ड होता है जिसको आप लोग डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक आपके लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड होता है। एक मिनट रहेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आप लोगों ने यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग किया हो। ठीक है, तो अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में, तो आपके लिए जो क्रेडिट कार्ड, वेट है, हाँ जी, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक होता है आपके लिए क्रेडिट कार्ड, दूसरा होता है आपके लिए डेबिट कार्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट में बड़ा अंतर होता है। आप लोगों ने दोस्तों एक नाम और सुना होगा, एटीएम, राइट। एटीएम का नाम भी सुना होगा, एटीएम। तो दोस्तों एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे एटीएम कार्ड क्या डेबिट कार्ड हो सकता है या नहीं? बस इतना बताइए, क्या अगर कोई एटीएम कार्ड है तो क्या वो आपका डेबिट कार्ड हो सकता है या नहीं? हम्म, ठीक है, हो सकता है, यस, ओके। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो एटीएम कार्ड हम लोग लेते हैं ना, ठीक है, ये आपके कई प्रकार के आपके यहाँ पे होते हैं। जैसे अगर बात करें आपके लिए वीजा हो जाएगा, वीजा के अलावा यहाँ पे आपके लिए जो है रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे डेबिट कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये जो एटीएम कार्ड होता है ये डेबिट कार्ड भी हो सकता है, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को भी आप पैसा निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों कार्डों में दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए जो डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, इस डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा, आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना ही आप विदड्रॉ कर सकते हो, उतना ही आप विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उतना ही आप विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में आप अकाउंट की लिमिट से ज्यादा, अकाउंट की विड्रॉ लिमिट से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा आप यहाँ पे दोस्तों विड्रॉ यानी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं कहूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए क्रेडिट कार्ड का मतलब हो जाएगा कि आपने जो है यहाँ पे उधारी पे दोस्तों आपका पैसा निकाल लिया, और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे अकाउंट में जितना आपकी चादर उतना ही पैर फैला, जितनी चादर थी उतना ही आपने पैर फैला। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए, टेक योर 10 सेकेंड्स, दोनों तीनों शब्द एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं।
लोन ले सकते हैं, हाँ लोन ले सकते हैं। इस पे आपका ये जो है ना, ये आपका इस पे आप उधारी मतलब लोन ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब भी लोन है। मान लीजिए आपका अकाउंट में जो है 2 लाख रुपया पड़ा है, ठीक? लेकिन आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से आप कम से कम 4 लाख रुपया आप जो है विड्रॉ कर सकते हो, ये होता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन अगर बात करें डेबिट कार्ड के बारे में तो 2 लाख होगा, और 2 लाख से आप केवल यहाँ पे 2 ही लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो, बल्कि उससे थोड़ा कम ही कर पाओगे। ये डेबिट कार्ड होता है। एटीएम कार्ड से क्या होता है, अब आपके लिए ये डेबिट कार्ड है, ये केवल एक्सचेंज का प्रोवाइड कर रहा है। इससे अगर आपको कैश निकालना हो तो वो एटीएम कार्ड होना जरूरी है ना, है कि नहीं? समझे ना बात को आप लोग? तो यहाँ पे अगर वो आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो तो वो अपने आप ही एटीएम कार्ड होना जरूरी है। अगर क्रेडिट कार्ड में एटीएम की सुविधा नहीं होगी तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, सीधी सी बात। क्लियर हो गया? जिन्होंने पूछा तो उनको क्लियर हो गई ये शब्द, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्या होता है क्रेडिट कार्ड, क्या होता है डेबिट कार्ड, क्या होता है एटीएम कार्ड? हाँ जी, कंफर्म कर दीजिएगा अगर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, हाँ जी धन्यवाद। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, ये तो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं आपके लिए, जो कि यहाँ पे आपके दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट के लिए उपयोग होते हैं। किसके लिए उपयोग होते हैं? ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे आपके लिए उपयोग होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, तो समझिएगा ऑनलाइन पेमेंट का मतलब हो गया कि आपने अपने मोबाइल से उसको पेमेंट किया। ठीक, देखिए एक मोबाइल पेमेंट होता है, मोबाइल आपकी बैंकिंग होती है, और एक होती है आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग, एक होती है आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग। दोनों में अंतर क्या है? एक मोबाइल बैंकिंग और एक इंटरनेट बैंकिंग में अंतर क्या है, कोई बताएगा? या दोनों एक जैसे? मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ये आपके लिए एक जैसे हैं या अलग अलग? क्या कहना चाहें? यहाँ पे अगर कहें आपसे तो आपके लिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल एक समान है, या फिर दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर है? हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे? हम्म मोबाइल की एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं शायद। देखिए यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का मैं आपको मतलब बता दूं, मोबाइल बैंकिंग का सीधा सा मतलब होता है कि जब आपकी जो बैंकिंग सुविधा है, समझिए डिफरेंट है, जब आपकी बैंकिंग सुविधा एसएमएस से चलती है, ये मोबाइल। जब आपकी मोबाइल बैंकिंग जब मैसेज से चलने लग जाती है, वो है मोबाइल बैंकिंग, समझिएगा। और जब इंटरनेट बैंकिंग, ये तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे चल सकती है। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पे किसी चीज का यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कोई समस्या हो तो एक बार पूछ लीजिए। एक मोबाइल बैंकिंग है, एक आपके लिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग। बताएं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये है मोबाइल बैंकिंग और ये हो जाएगा आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ के यहाँ पे आपके लिए जो है इसी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एनईएफटी का। एनईएफटी एक शब्द सुना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपने आरटीजीएस का, और इसके अलावा एक और शब्द सुना होगा आपने आईएमपीएस का। तो ये नाम सुना है ये तीनों। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो आपके लिए एनईएफटी है, आरटीजीएस है और आईएमपीएस है। ठीक है, तो ये जो प्यारे साथियों आपके लिए एनईएफटी होता है, समझिएगा, ये जो आपके लिए यहाँ पे एनईएफटी होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसको, हाँ, इंटरनेट बैंकिंग का एग्जाम्पल बता दें। अर्पिता जी देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूं आपसे इंटरनेट बैंकिंग, तो यहाँ पे ये आपका वेबसाइट से होगा, किसी भी वेबसाइट से ले लो आप, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट से करोगे। लेकिन अगर मोबाइल बैंकिंग होगी तो उस पे लिए उसके लिए आपको मैसेज का उपयोग करना। ठीक, यहाँ पे आपके लिए पासवर्ड होगा, यहाँ पे आपकी यूजर आईडी होगी, सब होगा, लेकिन इसमें केवल आपका जो है केवल मैसेज से आपका काम चल जाएगा। ये दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर हो गया? अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एप्लीकेशन से ले लो, ऐप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे योनो वाली, योनो भी तो इंटरनेट बैंकिंग है। बोलिए, क्लियर हो गया? कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे एनईएफटी के बारे में, तो एनईएफटी जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे पेमेंट के मेथड्स है। ये क्या है यहाँ पे आपके लिए? पेमेंट के मेथड्स। ये क्या हो जाएंगे आपके लिए? यहाँ पे पेमेंट के मेथड्स हो जाएंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे यहाँ पे पेमेंट के मेथड है दोस्तों, तो जरा ध्यान से आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जैसे आपके लिए है, आपके लिए एनईएफटी,
ठीक है। तो एनईएफटी और एनईएफटी के अलावा अगर देखेंगे आप आरटीजीएस और इसके अलावा आईएमपीएस, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है, 1, 2 या 3? क्विकली बताएगा, इनमें से आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? 1 है, यानी कि आपके यहाँ पे एनईएफटी हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, फंड ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए आरटीजीएस हो जाएगा, जिसको हम लोग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? ये हो जाएगा आपके लिए इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इमीडिएट पेमेंट। हाँ बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा जो आपके लिए उपयोग किया जाने वाला आपका दोस्तों सिस्टम है वो कौन सा होगा आपके हिसाब से? 1 होगा, 2 का उपयोग करते हैं या 3 का? कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता होगा आपके हिसाब से? नो आइडिया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, हाँ जी एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा उपयोग आप इसका करते हैं। क्यों करते हैं आप जानिए। यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपको अगर आरटीजीएस करना, ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो कम से कम 2 लाख की होनी चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, मिनिमम वैल्यू 2 लाख, और ये पैसा तुरंत आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब भैया मान लो जिसको 1 रुपया करना हो उसको तो दिक्कत हो गई। ठीक, अगर बात करें आपसे आईएमपीएस के बारे में दोस्तों, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट आपकी जो है वो 2 लाख रुपए होती है। इसमें मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए हो गई आपकी आईएमपीएस। तो माने 2 लाख रुपए से ये ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन एनईएफटी में दोस्तों कोई लिमिट नहीं होती, एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं होती। और चूंकि कोई लिमिट नहीं होती, और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पे जो है इस पे कोई चार्ज भी नहीं लगता, इस पे कोई चार्ज भी नहीं लगता, ये फ्री होता है। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग करते हैं दोस्तों प्रयोग वो एनईएफटी करते हैं। इसमें बस एक दिक्कत है भाई, कि इसमें जो पेमेंट होगा वो थोड़ा लेट होता है। पेमेंट क्या होता है आपका? वो डिले के साथ, वो आपका यहाँ पे डिले के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। ये आपका पेमेंट जो है ये डिले के साथ होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, बट 10 सेकंड ले लीजिए, अगर कोई समस्या हो तो एक बार जरूर पूछिए। ये था आपके लिए एनईएफटी, आरटीजीएस और इसके अलावा आईएम। क्या बताएं, रिपीट कर दें? आरटीजीएस, देखिए आरटीजीएस का मतलब क्या है? आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। अब अगर आपको आरटीजीएस से पैसा पेमेंट करना है तो नंबर 1 चीज, एक तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। नंबर 1 चीज, थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। और दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पर जो आपके लिए रियल टाइम में होगा, ठीक है, इसमें कम से कम, यहाँ पे कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पैसा जो आपको देना पड़ेगा वो कम से कम 2 लाख रुपया देना। ठीक, कितना देना पड़ेगा आपके लिए? कम से कम यहाँ पे आपको 2 लाख रुपया आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपके लिए आपका आईएमपीएस में, इसमें मैक्सिमम लिमिट ही 2 लाख रुपए है। 2 लाख से आप यहाँ पे जो है ज्यादा जो है आप यहाँ पे जमा ही नहीं कर सकते, भेज ही नहीं सकते, ये दिक्कत। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कीजिएगा, अगर क्लियर होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, क्लियर होगा? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, इसी तरह से आपके लिए एक और टर्म ले लेते हैं। हाँ, एक टर्म आपके लिए है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये समझिए। यहाँ पे एक और टर्म है आपके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई के बारे में, तो समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो यहाँ पे आपके लिए जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में जो है, मैं कह रहा हूं आपके अकाउंट में 200 रुपया है। अब इस 200 रुपए से आप चाहो तो 1000 रुपए छाप लो, और चाहो तो आप यहाँ पे 10,000 रुपए छाप। ठीक, केवल आपने यहाँ पे एक तरीके से नाम के लिए जो है एक सुरक्षित निधि रख दी, और उसके आधार पे आप जो है यहाँ पे कितना भी रुपया जो है आप लोग यहाँ पे जो है लगातार प्रिंट कर। तो ये जो 200 बिलियन जो है यहाँ पे आपने दोस्तों सुरक्षित निधि सरकार के पास रखी, इसके पास रखी है ये सुरक्षित निधि, यहाँ पे दोस्तों सुरक्षित
सुरक्षित निधि जो आपने दोस्तों यहाँ पे सरकार के पास रखी है, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से, इसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये है आपके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, ठीक है जरूर जरूर, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, आपने जो है दोस्तों यहां पर जैसे अगर कहें आरबीआई को 10,000 करोड़ रुपए के नोट छापने, 10,000 करोड़ के, तो उसके लिए एक जमानत चाहिए होती है कि भैया इससे कम जमानत पे आप जो है नोट नहीं छाप सकते। भाई छापोगे तो उसके लिए कुछ गारंटी भी तो रखनी पड़ेगी, सोने के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में। तो वो जो गारंटी होती है दोस्तों, यहाँ पे चाहे तो आरबीआई, देखो पहले क्या नियम था कि अगर यहाँ पे उसने गारंटी 200 बिलियन दी है तो वो 200 बिलियन ही छाप सकता है। वो क्या कर सकता है? केवल 200 बिलियन ही यहाँ पे आपके लिए छाप सकता है। लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए, वो इसी 200 बिलियन से अगर यहाँ पे चाहे जितना अगर छाप रहा है, तो वो जो 200 बिलियन यहाँ पे मिनिमम ही तो हुए कि 200 रुपए आपने दे दिए, उसके आधार पे आपने यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नोट छापे। तो ये जो आपने केवल 200 करोड़ के आधार पे आपने जो कई सारे आपने नोट छाप लिए, इसी को मिनिमम रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? क्लियर हुआ, हाँ ना? हाँ जी, हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पे आज के लिए आपका पूरे का पूरा हम लोग कह सकते हैं आपके लिए एक इकोनॉमिक टर्म्स का एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए क्लास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप थोड़े छोटा सा रिवीजन हो जाए, फटाफट वाला एक क्विक रिवीजन हो जाए। रेडी है सब लोग क्विक रिवीजन के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे जरा सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछ दूं, हाँ जी जरूर, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों, तो आपके लिए एनईएफटी में लिमिट कितनी होती है? एनईएफटी में कितनी लिमिट पे आप यहाँ पे पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? फटाफट बताइएगा, एनईएफटी में कितनी लिमिट पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, गरिमा जी, दीक्षा जी, रमीक्षा जी, ठीक है, सबका यहाँ पे राइट आंसर है। तो लक्ष्मी जी आपका भी राइट आंसर हो गया, यहाँ पे कोई भी लिमिट आपके लिए नहीं। ठीक, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। नहीं नहीं हैप्पी जी, ना ना गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, चलिए एक सवाल और लेते हैं आपके लिए कि अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपके लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टर्म बताया था इस्लामिक बैंक, तो एक इस्लामिक बैंकिंग की खासियत क्या होती है? कौन बताना चाहिए? एक इस्लामिक बैंकिंग की यहाँ पे आपके लिए खासियत क्या मानी जाती है? हाँ जी, क्विकली बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ आपसे इस्लामिक बैंकिंग, तो एक इस्लामिक बैंकिंग की आपके लिए खासियत क्या होगी? क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नहीं लगता, नो इंटरेस्ट रेट पे आपके लिए यहाँ पे जो है सारी कवायद की जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी ब्याज दर नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे आज के लिए फटाफट सवाल ले लेते हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे कह दूं तो आपके लिए डेबिट कार्ड में क्या होता है? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड में आपकी कैसे पैसा दिया जाता है? आपकी लिमिट के आधार पे या आपकी लिमिट से ज्यादा? डेबिट कार्ड में जो आपसे पैसा लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? आपकी लिमिट के आधार पे या फिर आपकी लिमिट से ज्यादा? हाँ जी, लिमिट के आधार पे। किसके आधार पे लिया जाता है आपका? ये लिमिट के आधार पे लिया जाने वाला आपके लिए पैसा। ठीक है, अब चलिए फिलहाल यार दोस्तों यहाँ पे आप जाने का हो गया है समय, राइट? तो आप फिर से मिलेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे कुछ करेंगे आपके लिए नई बातें, राइट? कुछ यहाँ पे कुछ और नई चीजें सीखने को यहाँ पे हम लोग को मिलेंगी। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग।